देख रहे हैं सुनिए सरकार, मैं अभिसार शर्मा। कोरोना को लेकर इस वक्त हालात कितने गंभीर है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने आखिरकार उन राज्यों की बैठक बुला ली जहां पर इसका सबसे ज्यादा प्रकोप दिखाई दे रहा है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कल इस मुद्दे पर बहुत तल्ख टिप्पणी की है, जिसमें कटघरे में दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र की सरकारें हैं और कटघरे में केंद्र सरकार भी होना चाहिए, क्योंकि इन तमाम राज्यों को अगर एक कड़ी से जोड़ सकती है तो वो केंद्र सरकार है और ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है कि इन तमाम राज्यों की जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा करें। मैं आपको बता दूं कि आज की इस बैठक जिसे प्रधानमंत्री ने बुलाया है उसमें अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ अहम बातें की हैं। पहली बात उन्होंने कही है और इस पर गौर करना बहुत जरूरी हो जाता है। उसमें उन्होंने यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पराली को लेकर जो फसलें जलाई जा रही हैं, जी हां, फसलें जलाई जा रही हैं, उस मुद्दे में तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि पराली के जलाए जाने के तुरंत बाद दिल्ली में कोरोना को लेकर जो है हालात बदतर हो गए, ऐसा अरविंद केजरीवाल का मानना है। अरविंद यह भी कहते हैं कि दिल्ली सरकार को प्रधानमंत्री जो है 1000 आईसीयू बेड्स भी मुहैया कराएं, आईसीयू के बिस्तर भी मुहैया कराएं, जो खास तौर से कोरोना के मरीजों को लेकर हैं। आज मैं आपके सामने कुछ सवाल पूछता हूं। जो बात आज अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के समक्ष रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि पराली को लेकर आप तुरंत हस्तक्षेप करें, यानी कि किसान जिस तरह से पंजाब, हरियाणा में फसल जलाते हैं, जिसका असर दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में पड़ता है, वो मुद्दा तो कई सालों से चला आ रहा है। और बात यहां नहीं रुकती, क्योंकि आपको याद होगा आज से ठीक 1 साल पहले इसी वक्त पराली को लेकर हालात जो हैं बहुत बद से बदतर हो गए थे। उस वक्त पर्यावरण मंत्री ये शख्स प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी और आखिरी लम्हे पर उसे कैंसिल कर दिया। वो दिन है और आज का दिन पर्यावरण मंत्रालय ने इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों या इन राज्यों के प्रतिनिधियों से मुलाकात नहीं की। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि पराली को लेकर अब तक केंद्र सरकार ने दखल आखिर क्यों नहीं दिया है, हस्तक्षेप आखिर क्यों नहीं दिया है, जिसकी मांग अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेकर बहुत ही कड़ी फटकार लगाई है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या कहा है और इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि यह मामला कितना गंभीर है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहली बात, अगर राज्य तैयार नहीं होंगे तो दिसंबर में हालात और भी बुरे होंगे। हम इस महीने यानी नवंबर को कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल देख रहे हैं और इस बात को लेकर सभी इत्तेफाक रखते हैं। राष्ट्रीय तौर पर बेशक नंबर ऑफ केसेस कम हो गए हैं, मगर कुछ खास राज्यों में हालात बद से बदतर हो गए हैं और इस बात का ऑब्जर्वेशन किसी और ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट आगे यह भी कहती है अगर राज्य तैयार नहीं हुए तो बहुत बुरा हो सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट इन राज्यों को चेतावनी दे रही है। बात यहां नहीं रुकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और असम से 2 दिन के भीतर स्टेटस रिपोर्ट मंगवाई है और अगली सुनवाई इस मुद्दे को लेकर शुक्रवार को होने वाली है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, इन तमाम राज्यों को लेकर कड़े तेवर जो हैं वो अपनाए गए हैं। और रही बात गुजरात की, कम से कम दिल्ली जो है टेस्टिंग तो कर रहा है, मगर गुजरात में किसी भी तरह की कोई पारदर्शिता नहीं है। मेरे अपने सोर्सेज बता रहे हैं कि जो जमीनी हकीकत है और जो केसेस बताए जा रहे हैं मीडिया के जरिए, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि आप जानते हैं गुजरात को लेकर मीडिया बहुत ज्यादा दखल तो दे नहीं सकता है, तो इसलिए गुजरात एक बहुत कड़ी चुनौती बनी हुई है। आगे दिल्ली को खास तौर पर लताड़ लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने और पूछा है कि मौजूदा हालात कैसे हैं, आप क्या अतिरिक्त कार्रवाई कर रहे हैं, हमें नजर रखनी पड़ेगी। और दिल्ली सरकार ने इसके जवाब में कहा है कि हालात को काबू में रखने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र और केजरीवाल सरकार में भी तू मैं हो गई है, क्योंकि कल जब सुप्रीम कोर्ट में मामला सामने उभर कर आया तो केंद्र ने कहा कि दिल्ली सरकार को कई जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। और आज
अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात हुई है कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, उसमें ये तमाम बातें रखी हैं। हकीकत यह है दोस्तों कि नवंबर में हालात खराब हुए हैं और केरल जैसे राज्य जिन्हें मॉडल राज्य कहा जा रहा है, वहां पर भी हालात बद से बदतर हो गए हैं। एक अजीबोगरीब हम ट्रेंड देख रहे हैं कि त्योहारों के मौसम के बाद तुरंत हालात जो हैं बद से बदतर हो रहे हैं। राज्यों को जिस कड़ाई के साथ चीजों पर अंकुश डालना चाहिए पूरी तरह से गायब है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह दिल्ली के सरोजनी नगर का वीडियो है। आप इस वीडियो में देखिए, ऐसा लग रहा है कि हालात एकदम सामान्य हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं किस कदर भीड़ जो है वो उमड़ी पड़ी है। ये सरोजनी नगर के हालात हैं। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इस भीड़ पर दिल्ली सरकार काबू नहीं पा सकती थी? ऐसे में हालात बेहतर कैसे होंगे, आप मुझे बताइए। मैं मानता हूं कि दिल्ली सरकार में कई एमएलएज निजी स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, दिलीप पांडे हो या उनके राज्यसभा सांसद संजय सिंह हो। मगर हकीकत यह है कि जिस ईमानदारी के साथ, जिस गंभीरता के साथ दिल्ली सरकार को एक्शन करना चाहिए, वो नहीं हो रही है। अब एबीपी न्यूज के हवाले से कुछ ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एनडीएमसी जो है वो सरोजनी नगर के अंदर जो तमाम स्ट्रीट साइड हॉकर्स हैं, जिन्हें परमिट नहीं है वहां पर दुकानें लगाने का, उन पर कार्रवाई कर रही है। हो क्या रहा है दोस्तों कि सरोजनी नगर में जो भीड़ लगती है ना, उसके पीछे की वजह एक आम दिल्ली वाला समझता है। क्यों? क्योंकि सरोजनी नगर में किफायती और सस्ता सामान मिलता है, इसलिए सारी भीड़ वहां का रुख करती है। ऊपर से ये कई हॉकर्स होते हैं, वहां पर अपनी दुकानें लगा देते हैं और उन पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं होता है। एनडीएमसी इन तस्वीरों के जरिए कम से कम एक कार्रवाई करती नजर आ रही है। आज ये तमाम सवाल पूछने की बेहद जरूरत है कि हालात जो बद से बदतर हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी है। यह भी पूछा जाना चाहिए कि पराली को लेकर जिस तरह की कड़ी कार्रवाई केंद्र सरकार को करनी चाहिए थी, पराली को लेकर केंद्र सरकार को पंजाब और हरियाणा और दिल्ली के साथ बैठना चाहिए था। एक के बाद एक साल गुजरता जा रहा है और अब तक केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर कोई संजीदा कार्रवाई नहीं की है। मगर ये तमाम मुद्दे मैं आपके सामने रख जरूर रहा हूं दोस्तों। एक अच्छी खबर भी आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, क्योंकि कोरोना को लेकर वैक्सीन्स जो हैं वो लगभग बनाई जा चुकी हैं और इन 3 वैक्सीन्स जिन्हें इस वक्त मैं आपके स्क्रीन पर पेश कर रहा हूं, इन पर गौर कीजिएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा डेवलप की गई एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नंबर 1, दूसरी वैक्सीन फाइजर और तीसरी वैक्सीन मॉडर्ना। इन तीनों वैक्सीन्स पर लोगों की उम्मीदें हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डेवलप हुई है, वो भारत में उपलब्ध होगी दिसंबर के महीने से। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह काम किस तरह से करेगी। ये हर वैक्सीन जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इस हर वैक्सीन में हमें 2 डोसेज की जरूरत पड़ेगी और इन 2 डोसेजेस के बीच में 1 महीने का फर्क होगा। यानी कि अगर आप ये वैक्सीन लगाते हैं जनवरी के महीने में, पहला डोजेज आपको अगर जनवरी के महीने में मिलता है तो दूसरा डोजेज आपको मिलेगा फरवरी के महीने में। दोस्तों, आपको इन तमाम वैक्सीन्स में फर्क करना पड़ेगा कि किसकी क्या खासियत है और इस ग्राफिक के जरिए मैं आपको बतलाना चाहूंगा। सबसे पहले एस्ट्राजेनेका की बात करें तो यह भी आपको 2 डोजेज लेना पड़ेगा महीने के अंतर में। इसके अलावा यह 62 से 90% कारगर है, जो मैं आपको बतला चुका हूं, और इसे आप फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मॉडर्ना वैक्सीन की। जी हां, मॉडर्ना वैक्सीन की भी आपको 2 डोजेज लेनी पड़ेगी 1 महीने के अंतर पर, और इसकी कारगर जो है 95% कारगर है और इसे आपको रखना पड़ेगा -20 डिग्री तापमान में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वैक्सीन एस्ट्राजेनेका भारत पहुंच रही है वो आप फ्रिज में रख सकते हैं। यह आपको -20 डिग्री के तापमान में रखना पड़ेगा, 6 महीने तक आप इसे रख सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे फ्रिज के अंदर, अगर आप फ्रीजर की बात ना करें तो फ्रिज के अंदर का तापमान अमूमन 4 डिग्री होता है। अब फाइजर वैक्सीन की बात करते हैं। ये भी 2 डोजेज लेनी पड़ेगी 1 महीने के अंतर पे, और
यह भी 95% कारगर है और इसे -70 डिग्री सेल्सियस में रखना पड़ेगा। और अंत में जो गामालेया स्पुतनिक 5 है, जो कि रशियन वैक्सीन है, यह 92% कारगर है और इसे भी आप फ्रिज में रख सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक वैक्सीन को बनाने में अक्सर 10 साल लग जाते हैं, मगर जो वैक्सीन भारत पहुंच रहा है, ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट ने इसे बनाने में सिर्फ 10 महीने का वक्त लिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं आदार पूनावाला, ये शख्स आदार पूनावाला, उन्होंने इस वैक्सीन के आने पर खुशी जतलाई है और ये पहले ही हमें बतला चुके हैं कि जो वैक्सीन दी जाएगी वो किस तरह से दी जाएगी। सबसे पहली जानकारी वो ये दे रहे हैं कि दिसंबर तक 10 करोड़ डोजेज तैयार हो जाएंगे। इस वैक्सीन के 10 करोड़ डोज तैयार हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि सबसे पहले जनवरी में स्वास्थ्य कर्मियों को यह वैक्सीन दी जाएगी, फरवरी में बुजुर्गों को यह वैक्सीन दी जाएगी और अप्रैल से आम जनता के लिए यह उपलब्ध रहेगी। मगर इसके जरिए कुछ चुनौतियां हैं जिस पर हमें गौर करना पड़ेगा और वो चुनौती एक एक करके मैं आपको बतला रहा हूं। चुनौती नंबर 1, 130 करोड़ की आबादी को यह डोज देना क्या संभव है? देखिए, भारत के जो हालात हैं अन्य देशों की तुलना में बिल्कुल जुदा हैं, लिहाजा केंद्र सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है इस वैक्सीन का डोज लोगों तक पहुंचाने के लिए। चुनौती नंबर 2 डोजेज आखिर कैसे दिया जाएगा? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला डोजेज दिया जाएगा और 1 महीने के बाद दूसरा डोजेज। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम एक बड़े पैमाने में लोगों को यह वैक्सीन देना चाहते हैं तो इस मुद्दे को लेकर किस कदर की अफरा तफरी होगी। तीसरा मुद्दा, यह बहुत बड़ी प्रक्रिया होगी जिसमें सरकार को, यानी केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ तालमेल बिठाना होगा। सियासत से परे होनी चाहिए प्रक्रिया। आपको याद है, बिहार चुनावों से पहले एनडीए ने या बीजेपी ने क्या वादा किया था कि बिहार की जनता को कोरोना का हम मुफ्त वैक्सीन देंगे। इस तरह की सियासत से पार्टियां जो हैं उन्हें बाज आना चाहिए। चौथा और एक बहुत अहम बात है, अराजकता और अशांति की आशंका, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, शुरुआत में स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगा, उसके बाद बुजुर्गों को और फिर अप्रैल से आम जनता को। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि आदार पूनावाला ने बताई है। दिक्कत यह है कि लोगों में संयम, पेशेंस खत्म हो रहा है और इस चीज को लेकर एक किस्म की अराजकता पैदा हो सकती है और यहां पर भी केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की अहम भूमिका होगी। और आखिरी और अहम पॉइंट, प्रक्रिया में क्या पारदर्शिता होगी? व्यवस्था को तोड़कर रसूख वाले लोगों को वैक्सीन दी जा सकती है। यही नहीं दोस्तों, एक और आशंका जतलाई जा रही है कि कई लोग इन वैक्सीन्स की ब्लैक मार्केटिंग कर सकते हैं, ब्लैक में इसे बेच भी सकते हैं। इस तरह की आशंका जतलाई जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार को नजर रखनी होगी कि आम इंसान तक, और खासकर जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद इंसान है, उस तक यह चीज पहुंचे, वरना यह पूरी की पूरी प्रक्रिया बेमानी हो जाएगी। दोस्तों, हालात इतने गंभीर हैं, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बीएमसी ने, मुंबई की बीएमसी ने एक नया फरमान जारी किया है और वो फरमान ये है कि अगर आप फ्लाइट या ट्रेन के जरिए मुंबई पहुंच रहे हैं, खासकर इन राज्यों से, दिल्ली और उसके आसपास, यानी दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा, अगर इन जगहों से आप मुंबई पहुंच रहे हैं तो आपको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट पेश करनी होगी, यानी कि एक नेगेटिव आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट आपको पेश करनी पड़ेगी, यानी कि एक कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा। उसके बगैर जो है आपका प्रवेश मुंबई में मुश्किल हो सकता है। और अगर आपने वो टेस्ट नहीं कराया तो आपका एक त्वरित कोविड टेस्ट कराया जाएगा। अगर आप में किसी तरह के कोई सिम्टम्स नहीं हैं, अगर आप कोविड नेगेटिव हैं तो आपको घर जाने दिया जाएगा। अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो आपके लिए मुश्किल बढ़ सकती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि हालात कितने गंभीर हैं, हालात कितने मुश्किल हैं और इस चुनौती का आप और हम सब मिलकर सामना कर सकते हैं। क्या केंद्र सरकार और क्या राज्य सरकार,
क्या गृह मंत्री अमित शाह और क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सबको एक साथ आना होगा इस चुनौती का सामना करने के लिए, और खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में कि अब हम एक निर्णायक दौर में पहुंच चुके हैं। सुनिए सरकार में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।